नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि पीसीएस की पेशकश बीपीएससी करंट अपडेट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम राज्य विशेष से संबंधित जो महत्वपूर्ण खबरें हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में लेकर आपके सामने आते हैं, जिससे आपकी आगामी परीक्षा की राह हो सके आसान। तो चलिए देखते हैं इस सप्ताह की प्रमुख खबरें बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में कौन सी हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है कि प्रधानमंत्री ने जयनगर और मधुबनी के बीच नमो भारत रैपिड ट्रेन की शुरुआत की। यह आपका एक कथन है। दूसरा है इससे राज्य में रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। अब आपको बताना है इसके आधार पर। विकल्प ए है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए गलत है लेकिन आर सही है। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने जयनगर और मधुबनी के बीच नमो भारत रैपिड ट्रेन की शुरुआत की, पहला कथन कह रहा है। तो देखिए, रैपिड ट्रेन नमो भारत नाम से शुरुआत तो की गई है, लेकिन वो जयनगर से लेकर मधुबनी नहीं है, तो इसलिए पहला आपका कथन गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा। इसका मतलब विकल्प सी आपका सही होगा, यानी कि ए गलत है और आर सही है, तो आपका विकल्प डी सही होगा। डी विकल्प क्यों सही होगा? तो देखिए, आप देखेंगे जब ये जो अलग अलग घोषणाएं की गई हैं, जो प्रधानमंत्री ने मधुबनी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया, इसी दौरान उन्होंने जयनगर से पटना के बीच में नमो भारत रैपिड ट्रेन की जो है शुरुआत की घोषणा की थी और उसका उद्घाटन किया था। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो पहला आपका कथन था, जिसमें कि आपको दिया गया है कि जयनगर से मधुबनी, ये गलत है। दरअसल मधुबनी में वो विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने गए थे, उसी दौरान उन्होंने वहीं से इसकी घोषणा की, उद्घाटन किया। लेकिन ये किसके लिए है? तो जयनगर से पटना के बीच नमो भारत रैपिड ट्रेन चलेगी। इसके अलावा रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कई परियोजनाओं की शुरुआत की, जैसे सहरसा और मुंबई के बीच में अमृत भारत एक्सप्रेस जो है उसकी शुरुआत की बात की गई, उसका उद्घाटन हुआ। पिपरा, सहरसा और समस्तीपुर के बीच नई ट्रेनों की शुरुआत की भी यहाँ पर, उसका भी उद्घाटन हुआ। नई रेल लाइनों और ओवरब्रिज का भी उद्घाटन हुआ, जिससे कि यातायात सुविधाओं को बढ़ाया जा सके, जिससे कि जब यातायात सुविधाएं बढ़ेंगी तो सामाजिक आर्थिक हर तरह से विकास होगा और जो कनेक्टिविटी है वो बेहतर होगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के बिहार के एक दिवसीय दौरे से संबंधित निम्न घटनाओं पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन क्या कहता है? प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों ने गृह प्रवेश किया। दूसरा कथन कहता है, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत बिहार के 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सहायता राशि वितरित की गई। तो देखिए, यहाँ पर पहला कथन बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों ने गृह प्रवेश किया था और 54,000 के आसपास जो है उनको चाबी भी सौंपी गई थी। दीनदयाल अंत्योदय योजना की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत बिहार के 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सहायता राशि वितरित की गई, जो कि 900 करोड़ रुपए थी, 900 करोड़ रुपए से ज्यादा ही थी। तो इसलिए आपका दूसरा कथन गलत है और पहला आपका सही है। तो आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। देख लिए, तो प्रधानमंत्री ने बिहार का जब एक दिवसीय दौरा किया था तो उन्होंने मधुबनी में विभिन्न विकास परियोजनाओं का जब उद्घाटन और शिलान्यास किया था, उसी दौरान ये भी बात कही गई थी। और इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जैसा कि आपको कथन में बताया गया है, कि 1 लाख से अधिक लाभार्थियों ने गृह प्रवेश किया था और 54,000 से अधिक लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी गई थी। वहीं पर स्वयं सहायता समूहों के लिए अगर बात करें, जो उन सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनके लिए अगर बात करें तो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, उसमें बिहार के 2 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सामुदायिक निवेश कोष के तहत 930 करोड़ रुपए की सहायता राशि वितरित की गई। तो इसलिए आपका 1 लाख जो दिया था कथन में, यहां आप देख सकते हैं वो गलत हो गया। तो आपका दूसरा गलत है, पहला सही है, यानी ए सही है, आर गलत है, तो सी विकल्प सही हो गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो बिहार की किस पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। नरकटियागंज पंचायत, मोतीपुर, सहरसा या इनमें से कोई नहीं? देखिए, इसका सही जवाब क्या है? यहां पर मोतीपुर पंचायत जो है उसको राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। देखिए, बिहार की जो मोतीपुर पंचायत है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 इसको मिला है और यहाँ पर इस पुरस्कार राशि के रूप में जो यहाँ की जो मुखिया है प्रेमा देवी, उनको 50 लाख रुपए प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये प्रदान भी किया गया है। इसमें कितनी राशि दी गई है? तो 50 लाख रुपए की राशि दी गई है। और खास बात यह भी है कि जो मोतीपुर पंचायत है उसको क्लाइमेट एक्शन विशेष पंचायत पुरस्कार के लिए बिहार से अकेले चुना गया है। और अगर बात करें तो इस श्रेणी में देश भर से केवल 3 पंचायतों का चयन हुआ है, तो इसलिए भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है।
और ये पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और जलवायु अनुकूल योजनाओं के क्षेत्र में अगर उत्कृष्ट योगदान कोई पंचायत करती है तो उसके लिए ये दिया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोतीपुर की पंचायत है उसने, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे हरित विकास हो, चाहे जलवायु अनुकूल योजनाएं हो, इसके क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। केवल बिहार से ही नहीं बल्कि पूरे देश से अगर बात करें तो बिहार के लिए तो गौरव का विषय है ही। पूरे देश से अगर इस श्रेणी की बात करें तो 3 पंचायतों का चयन हुआ है। बाकी 2 कौन सी पंचायतें हैं, अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अब देखिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो ये उन शीर्ष प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को ही प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में, जो सस्टेनेबल विकास लक्ष्य है, लोकल यानी कि LSDG जो है, सतत विकास लक्ष्य स्थानीयकरण जो लक्ष्य है, उनके जो 9 विषय हैं उनके अनुरूप अगर काम होता है, जिसमें कि 17 SDG लक्ष्य भी शामिल हैं, तो उसको प्रदान किया जाता है बेहतर काम करने के लिए। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ये प्रोत्साहन राशि दी जाती है और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की विशेष श्रेणियां इसके द्वारा ही स्थापित की गई हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जिला खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी नहीं कर रहा है? अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन कौन से जिले कर रहे हैं ये आपको जानना जरूरी है। ये आपको अगर पता होगा तभी इस प्रश्न का सही जवाब आप दे पाएंगे। तो गया, पटना, नालंदा, मुजफ्फरपुर। तो देखिए, गया, पटना और नालंदा तीनों इसमें सम्मिलित हैं, मुजफ्फरपुर सम्मिलित नहीं है। तो डी इसका यहां पर जवाब होगा, क्योंकि खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है वो बिहार के कई जिले मिलकर आयोजित करा रहे हैं, उसमें मेजबानी कर रहे हैं, जिसमें कि पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय इसमें हम कह सकते हैं कि भागीदारी इनकी है। यहाँ पर मुजफ्फरपुर की भागीदारी नहीं थी, इसलिए डी विकल्प का इस पर उपयुक्त होगा। अब देखिए, इसमें इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया 4 मई 2025 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया था। अब ये कब तक आयोजन होगा, तो 4 मई से 15 मई 2025 तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन यहाँ पर होगा, जिसमें कि 8500 खिलाड़ी लगभग और 28 खेलों का यहाँ पर 28 प्रतियोगिताएं जो है वो आयोजित की जाएंगी। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ, तो पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है कंकड़बाग में, पटना में, वहां पर उद्घाटन हुआ, जिसमें कि ये लक्ष्य रखा गया है कि 2036 में जो ओलंपिक आयोजित होने वाले हैं उसको टारगेट में रखते हुए ही यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई। इसके अलावा यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम भी हुआ, जिसमें कि इसके अलावा विशेष तौर पर बिहार के एक युवा जो कि 14 साल का युवा है, जिसने IPL में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, उसको भी पीएम मोदी ने अपने उसका भी उल्लेख किया इन्होंने, उस शानदार प्रदर्शन करने के लिए। वैभव सूर्यवंशी नाम है इनका, इस युवा की उन्होंने तारीफ भी की। इसके अलावा मैथिली ठाकुर जो कि लोक गायिका हैं और पंकज त्रिपाठी जो कि अभिनेता हैं, इनके द्वारा बिहार के इतिहास पर प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया की भी उपस्थिति यहाँ पर थी। अगला प्रश्न है, पटना के सरकारी स्कूलों में सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामलों की जानकारी देने हो तो कौन सी नई तकनीक शुरू की गई है? अब देखिए, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। मोबाइल ऐप क्या इसके लिए लॉन्च किया गया है, स्मार्ट क्लास या QR कोड या ई पुस्तकालय? तो देखिए, यहाँ पर QR कोड लॉन्च किया गया है। और अब क्या होगा कि जितने जो स्कूल हैं उनको, सरकारी स्कूलों को एक QR कोड दिया जाएगा और उनको ये QR कोड जगह जगह दीवालों पर या जहां भी अच्छी उपयुक्त जगह वहां पर लगाना होगा। और उनको क्या किया जाएगा इसके माध्यम से, तो जो पटना शिक्षा विभाग है वो इसके माध्यम से उनको अपडेट करेगा कुछ सूचनाएं। वो सूचनाएं डेली के रूटीन के हिसाब से होंगी, उनमें कि कैसे जो बच्चे हैं उनको समसामयिक घटनाओं से जोड़ा जाए, समसामयिक मामलों की दिशा में जागरूकता बढ़ाई जाए। तो इस QR कोड को स्कैन करना होगा और ये दैनिक स्तर पर आप देखेंगे कि पटना शिक्षा विभाग यहाँ पर जानकारी अपडेट करेगा, जिससे कि वो बच्चे लाभान्वित होंगे, उनको शिक्षकों के द्वारा ये बात बताई जाएगी। तो स्कूलों को दिशा निर्देश ये दिया गया है कि QR कोड को विद्यालय की दीवारों पर प्रमुखता से प्रदर्शित करें और इस QR कोड को स्कैन करके दैनिक गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि प्रत्येक जागरूकता जो सत्र होगा उसमें क्या क्या गतिविधियां शामिल होंगी, तो सर्वधर्म प्रार्थना होगी, राष्ट्रीय ज्ञान, संविधान की प्रस्तावना का पाठ, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी, प्रेरणादायक कुछ विचार होंगे, सामान्य ज्ञान की बातें होंगी, समसामयिक घटनाएं होंगी। डिस्ट्रिक्ट स्टडी मॉनिटरिंग सेल जो होगी वो जिला स्तर पर जो डिस्ट्रिक्ट स्टडी मॉनिटरिंग सेल के द्वारा हर दिन नए कंटेंट को यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिसको कि QR को स्कैन करके सभी विद्यालय जो सरकारी विद्यालय है वो इससे लाभान्वित हो पाएंगे। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। दूसरा, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है।
तीसरा है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला गया है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या सभी सही है। तो देखिए यहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है वो गया नहीं है बल्कि पश्चिमी चंपारण है, तो ये गलत हो गया। बाकी आपके दोनों कथन सही है, तो यह विकल्प सही हो जाएगा आपका ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है। देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण ही है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। लेकिन सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला जो है वो गया नहीं बल्कि पश्चिमी चंपारण है, इसलिए आपका उपयुक्त विकल्प जो है वो ए होगा। निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा पटना से नहीं लगती है? पटना राजधानी है, केंद्र में लगभग इसकी स्थिति है, और यहाँ से कुल कितनी सीमाएं लगती हैं? पहले तो कमेंट बॉक्स में आप ये कमेंट करके बताएं कि कितने जिलों की सीमा पटना से लगती है। अब आपको उनका नाम भी याद होना चाहिए, तभी इसका आप सही उत्तर दे पाएंगे। तो अरवल, जहानाबाद, नालंदा। बी विकल्प है लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर। सी है वैशाली, सारण, भोजपुर। गया, कैमूर, किशनगंज। देखिए यहाँ पर अगर आपको थोड़ा भी मैप का ज्ञान होगा तो तुरंत आप फिल्टर कर लेंगे, क्योंकि गया, कैमूर और किशनगंज ये जो युग्म है इसकी सीमा, चूंकि केंद्र में ये सारे जिले स्थित ही नहीं है, ये सारे के सारे जिले जो हैं वो सीमावर्ती हैं। वो बिहार के आप मैप में देख सकते हैं, चाहे कैमूर, भभुआ की स्थिति आप यहाँ देख लीजिए, इसके अलावा गया की स्थिति देख लीजिए, इसके अलावा आप किशनगंज की स्थिति देख लीजिए। ये सभी जो है वो बिहार के सबसे किनारे के जिले हैं। और केंद्र में आप देखिए पटना से, तो किनारे वाले की सीमा वैसे ही नहीं लगेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गया, कैमूर, किशनगंज की सीमा नहीं लग रही है। अब अंत में बारी आती है अभ्यास प्रश्न की, और अभ्यास प्रश्न का जवाब देना होता है आपके जिम्मे। तो ये अभ्यास प्रश्न आपके लिए हम छोड़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जिले पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे हुए हैं? विकल्प ए किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। विकल्प बी पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा। विकल्प सी कटिहार, भागलपुर, मुंगेर। या विकल्प डी किशनगंज, अररिया, सुपौल। तो इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।